लिखो अध्याय 5, जिसका नाम है सर समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 4 चैप्टर हम लोग खत्म करने के बाद 5वें चैप्टर पा चुके हैं, जिसका नाम है समानांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी का डिफिनेशन पहले हम लिखेंगे। सबसे पहले हम इसी को हेडिंग लगाएंगे या यहां से डैश देकर लिखना चालू करेंगे। ये चैप्टर का नाम है, इसका नाम है समानांतर श्रेणी और इसका डिफिनेशन यहां से हम लिखना प्रारंभ करते हैं। बोले, लिखो संख्याओं का वैसा श्रेणी, संख्याओं का वैसा श्रेणी, संख्याओं का वैसा श्रेणी, संख्याओं का वैसा श्रेणी जिसमें 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 संख्याओं का वैसा श्रेणी जिसमें पद और उसके पुरोगामी पद का अंतर, पद और उसके पूर्वगामी पद का अंतर संख्याओं का वैसा श्रेणी जिसमें पद तथा उसके पुरोगामी पद का अंतर सदैव समान हो, सदैव समान हो, सदैव समान हो, उसे समानांतर श्रेणी में कहा जाता है। संख्याओं का वैसा श्रेणी जिसमें किसी पद और उसके पुरोगामी पद का अंतर, संख्याओं का वैसा श्रेणी जिसमें किसी पद और उसके पुरोगामी पद का अंतर सदैव समान हो, सदैव समान हो गया, उसे समानांतर श्रेणी में कहा जाता है। उसे समानांतर श्रेणी में कहा जाता है। संख्याओं का वैसा श्रेणी जिसमें किसी पद और उसके पुरोगामी पद का अंतर सदैव समान हो, उसे समानांतर श्रेणी में कहा जाता है। देखो सुनो ध्यान से, जैसे मैं समझो बाबू, जैसे बोल रहा है संख्याओं का वैसा श्रेणी। संख्याओं का श्रेणी का मतलब क्या होता है? श्रेणी से पहले एक अनुक्रम होता है, जिसको हम लोग सीरीज कहते हैं, ठीक ना। जैसे क्रमबद्ध संख्याओं को लिखना, वो समझो अनुक्रम होता है। अनुक्रम से निकल के आता है समानांतर श्रेणी। एक होता है अनुक्रम। अनुक्रम क्या है? जब हम संख्याओं को किसी भी क्रम में सजा दोगे ना, किसी भी रूल रेगुलेशन के तहत, तो वो अनुक्रम बन। समझ लो 2 4 6 8, ये एक अनुक्रम है, एक सीरीज है, संख्याओं का सीरीज है। 1 3 7 क्या क्या मन लिख रहे होते सब इसको अनुक्रम कहेंगे। लेकिन सारे अनुक्रम समानांतर श्रेणी में नहीं होता है। समानांतर श्रेणी का एक अपना रूल होता है, एक अपना परिभाषा होता है, उसके आधार पर आगे बढ़ता है। तो इसका परिभाषा हमने लिखवाया है, संख्याओं का वैसा श्रेणी, संख्याओं का वैसा श्रेणी जिसमें किसी पद और उसके पुरोगामी पद का अंतर सदैव समान होता है, उसे हम समानांतर श्रेणी में कहते हैं। अब जैसे मैं आपको बताना चाहें तो जैसे में कहेंगे हम, मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 डैश डैश। आप बताओ यह समानांतर श्रेणी में है कि नहीं है? परिभाषा पर खरा उतरना चाहिए। किसी पद, मान लो ये 2 पद है, 2 के पहले कोई संख्या है तो इसको छोड़ो। आप बताओ यहां कितना है? 4। 4 के पहले कितना है? 2, तो इसका अंतर कितना बन रहा है? 2। 4 और 2 का अंतर कितना बन रहा है? 2। फिर यहां इसको पकड़ो 6, और 6 के पहले पद कौन है? 4, इसका अंतर कितना है? 2। इसको पकड़ो 8, 8 के पहले कितना है? 6, इसका अंतर कितना है बाबू? 2। तो कहेंगे समानांतर श्रेणी में है। तो संख्याओं का वैसा श्रेणी जिसमें किसी पद और उसके पूर्वगामी पद का अंतर, उसके ठीक पूर्वगामी माने पहले वाले पद का अंतर सदैव समान होना चाहिए, हमेशा समान होना चाहिए। कोई भी 2 पद का अंतर लीजिए, एकदम समान आना चाहिए। तो उस अवस्था में ऐसे संख्याओं के श्रेणी को हम क्या कहते हैं? समानांतर श्रेणी में कहते हैं कि यह समानांतर श्रेणी में है। बस सबसे आसान चैप्टर है, इस पूरे किताब का सबसे आसान चैप्टर है ही। अगर आप बढ़िया से समझेंगे तब इसमें कुछ जो भी फॉर्मूला है, 3 गो मात्र फॉर्मूला ही है, और 3 फॉर्मूला से पूरा चैप्टर खत्म हो गया है।
ठीक है, धीरे धीरे उन फॉर्मूलों पर बात करेंगे हम, बट अभी आपको सबसे पहले समझना ये है कि समानांतर श्रेणी कौन है, कौन समानांतर श्रेणी नहीं है। अगर इस समानांतर श्रेणी में है तो इसको सूचित, जैसे में अगर एक नंबर लिखे भी हैं तो इसको हम ऐसे लिखना पसंद करेंगे। मान लो एग्जाम्पल नंबर 1 दिया, ऐसे लिख देंगे ए पी, और यहाँ पे ऐसे, कभी भी ऐसे ही लिखा जाएगा या लिखेंगे या आगे किताब में भी ऐसे मिलेंगे। तो ए पी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और यहाँ पे 2 4 6 8 10 10 10, समझ में आ रहा है। अगर दूसरा हम लिखें एग्जाम्पल में, तो जब एपी में है तो एपी के जैसा सिंबल हम लगा के चल रहे हैं, जहां एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब शॉर्टकट एपी लिखा जाता है। और यहां लिख दे 3 6 9 12 डैश डैश, समझ में आ रहा है। अगर चौथा तीसरा लिखने का प्रयास करें और एग्जाम्पल, तो एपी 1 2 3 4 5 डैश डैश। अब बताओ सबके जितने भी इसमें कोई भी 2 पद लोगे उसका अंतर कितना है, 1 है। तो ये समानांतर श्रेणी में है, समानांतर श्रेणी में है, समानांतर श्रेणी में, कोई दिक्कत। तो समानांतर श्रेणी आप समझ गए क्या, संख्याओं का वैसा श्रेणी। अगर आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में, जो निम्न में कौन समानांतर श्रेणी है, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए दे देगा। यहां से क्वेश्चन बना लिया है, पहले के टॉपिक से क्वेश्चन बनाया है, और क्वेश्चन बैंक को आराम से आपको देखते रहना है, देखते रहना है, साथ साथ देखते रहना है। आज जो पढ़ाई हुआ है, आज इस पर कितना क्वेश्चन पूछा है, जाके घर पे आप देखिए, हम बता रहे हैं एकदम सीरियसली। निम्न में कौन समानांतर श्रेणी में है, 1 आ गया, 3 हो गया, यहां हो गया 5, ठीक ना, यहां हो गया 7 डैश डैश। ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी का बात करें तो कह देंगे 1 5 11 13 डैश डैश। सी नंबर में करेंगे 1 3 5 7। डी नंबर में कहेंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डैश डैश। क्या इसमें कौन समानांतर श्रेणी में है, सी नंबर समानांतर श्रेणी में है, क्योंकि इसके पद और उसके पुरोगामी पद का अंतर हर बार का है, समान है, 2 2 2। यहां अंतर देखो कितना है, 2, और यहां अंतर कितना हो गया है, 4। यहां अंतर कितना है बाबू, 4। यहां कितना हो गया है, 6, जो कि समान नहीं है। समझ में आया। आप ऐसा कतई नहीं सोचोगे, लगातार अगर 2 पदों के बीच का अंतर अगर बराबर आ रहा है ना, तो आप समानांतर श्रेणी में बोल सकते हो। ऐसा मजाक नहीं करेगा जी कि नहीं सर अगर 50 पद जाके गड़बड़ा गया तो, ऐसा नहीं होता है। लगातार 2 पद, जैसे कि मान लो आप इसको चेक किए, इसको चेक किए, और समान है तो हाँ आंख बंद के कहिए एपी में हो, गड़बड़ नहीं करेगा। उसके बाद गड़बड़ होना होगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा। खूब मुश्किल से मुश्किल एक और पद आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 3 पद तक चेक कर लो। 3 पद के आगे गड़बड़, अगर 3 पद तक गड़बड़ नहीं हुआ तो आगे गड़बड़ नहीं होगा। गड़बड़ नहीं होने का मतलब क्या कह रहे, समझ में आ रहा है ना। इसका अंतर अगर समान नहीं आया 3 पदों तक, और 3 पदों तक अंतर समान आ रहा है तो उसके आगे भी समान आएगा, और नहीं आ रहा है तो नहीं की ओर गड़बड़ हो जाएगा, मिल जाएगा आपको। बुझाया। तो निम्न में कौन एपी में है, कौन एपी में नहीं है। आपके 5.1 में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि दिया गया संख्याओं का श्रेणी में कौन समानांतर श्रेणी में है, कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है, बताएं। हम लोग बताएंगे, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहां तक, कोई दिक्कत। अब इसके बाद आप पढ़ोगे इस एपी के पदों को कितना से सूचित किया जाता है। जैसे एपी के कोई पद है, एपी के पद को हम किसमें माने कितना से सूचित करते हैं, तो यहां पे इस बात को भी थोड़ा हम मेंशन करना चाहेंगे। देखो एपी के पदों को, एपी के पदों को किसको कह रहे हैं बाबू, जब भाई समानांतर श्रेणी में तो इसके पद है कौन, 2 4 6 8 10। तो इन पदों को कितना से सूचित करते हैं, तो एपी के पदों को T1, T2, T3 डैश डैश का बाबू Tn। मैंने अब कह सकते हैं ये पहला पद है, पहला पद T1, T2, दूसरा पद को T2, T से टर्म, टर्म माने होता है पद, समझ में आया। T से टर्म, टर्म माने पद, तो पहला पद T1 मतलब पहला टर्म मतलब पहला पद, T2 माने दूसरा टर्म मतलब दूसरा पद, T3 मतलब तीसरा पद मतलब टर्म 3 मतलब तीसरा पद, वही चौथा पांचवा छठवा एनवा पद मतलब क्या, अंतिमवा पद को कहा हम कितना कह रहे हैं, एनवा पद। समझ में आ रहा है। तो एपी के पदों को T1, T2, T3 डैश डैश Tn, या कभी कभी किताब में ऐसे भी लिखेगा, या A1, A2, A3 डैश डैश An से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है, सूचित किया
जाता है। किसी को कोई दिक्कत है बाबू? किया जाता है। इतना बात सबको समझ में आया क्या? एपी के पदों को T1, T2, T3 डैश डैश Tn या A1, A2, A3 डैश डैश An से सूचित किया जाता है। अगर हम आपसे पूछें तो बताओ बाबू, इस पहले एपी जो लिखे हैं उदाहरण में, इसमें T1 कितना है? 2। T2 कितना है? T3 कितना है? T4 कितना है? T5 कितना है? 10। इसमें T1 कितना है? T2, T3, T4। समझ में आ गया? तो इतना बात आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया इतना तक? अब आप आगे बढ़िए, ठीक है। हेडिंग लगाइए, एपी के प्रकार। एपी के प्रकार। अब एपी लिख रहे हैं तो समझ रहे हो ना शॉर्ट में? टाइप्स ऑफ एपी, टाइप्स ऑफ एपी। इसमें लिखना है आपको डैश देख तुरंत। एपी दो प्रकार के होते हैं। एपी दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर को बोलते हैं बाबू परमित एपी। परमित एपी मतलब परमित समानांतर श्रेणी, हम एंगल लिख रहे हैं। इसको बोलते हैं फाइनाइट, फाइनाइट एपी। और दूसरा इसका है सर अपरमित एपी। ठीक ना? आप हेडिंग लिखते जाइएगा, अपरमित एपी, इनफाइनाइट एपी। परमित एपी यानी कि इनफाइनाइट एपी। एक नंबर हेडिंग लगाओ, पहले लिखो वैसा एपी, वैसा समानांतर श्रेणी चाहे वैसा एपी जिसमें पदों की संख्या, पदों की संख्या सीमित हो, पदों की संख्या सीमित हो, उसे परमित एपी कहते हैं। उसे परमित एपी कहते हैं। परमित एपी कहते हैं। वैसा एपी जिसमें पदों की संख्या सीमित हो उसे परमित एपी कहते हैं। इसका क्या मतलब है? बोर्ड पर देख लेना। इसका मतलब यह है कि इसमें यह इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा। जैसे में हम लिख रहे हैं एक एपी, देखो ध्यान से, 2, 4, 6, 8, 10। देखो डैश डैश नहीं लगा रहे हैं हम, मतलब इसमें पदों की संख्या सीमित होगी जिसे हम आसानी से गिन सकते हैं। कौन पद? 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर है? तो वैसा एपी जिसमें पदों की संख्या सीमित होती है उसे हम क्या कहते हैं? परमित एपी। इसका विपरीत हो जाएगा, वैसा एपी जिसमें पदों की संख्या असीमित होता है उसे हम अपरमित एपी कहते हैं। जैसे में अगर इसका जैसे में अगर हम लिखना चाहेंगे तो देखो क्या करेंगे। एपी इसी को लिख रहे हैं, जस्ट 2, 4, 6, 8, 10, आप आगे लगा देंगे डैश डैश। अब तुमसे पूछे इसमें पदों की संख्या कितनी है, बता पाओगे? कहां तक काउंटिंग जाएगा पता है किसी को? नहीं। तो यह अपरमित एपी हो गया, हाइपरमित एपी हो गया। क्रिस्टल क्लियर है? समझ में आ गया है? तो इसका डिफिनेशन और इसका डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन लिख के तब जैसे में उतार लीजिए। इसका डिफिनेशन हम लिख देते हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसमें लिखना है वैसा एपी जिसमें पदों की संख्या, पदों की संख्या असीमित हो, असीमित हो, असीमित हो, उसे अपरमित एपी कहते हैं। उसे अपरमित एपी कहते हैं। वैसा एपी जिसमें पदों की संख्या असीमित हो उसे अपरमित एपी कहते हैं। जैसे में नोट करिए, फटाक दे इतना यहां तक। चलो अब आगे बढ़ो, हेडिंग लगाओ सार्वअंतर। सार्वअंतर को एक और नाम से जानते हैं हम पदांतर या पदांतर, पदों का अंतर। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस।
कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर। ठीक है, इसका डिफिनेशन क्या होता है पहले इसको समझिए ध्यान पूर्वक। कहता है ये कि किसी एपी के किन्हीं दो पदों के बीच के अंतर को हम सार्वंतर कहते हैं। कोई दिक्कत? एपी के किसी समानांतर श्रेणी के, चाहे किसी एपी के किसी समानांतर श्रेणी के किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर, किन्हीं दो पदों के बीच के अंतर को, दो पदों के बीच के अंतर को सार्वंतर या पदांतर कहते हैं। सार्वंतर या पदांतर कहते हैं, पदांतर कहते हैं। ये बात स्पष्ट करिए। किसी एपी के किसी समानांतर श्रेणी के किन्हीं दो पदों के बीच के अंतर को सार्वंतर या पदांतर कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, इसे डी से सूचित किया जाता है, स्मॉल डी, कॉमन डिफरेंस में से डी लिया गया है, इसे ए से सूचित किया जाता है। अभी लिखना मत, सुनो पहले ध्यान से। सूचित किया जाता है, इसे डी से सूचित किया जाता है। अब डी बराबर क्या सूत्र होता है आपको हम समझाते हैं। उससे पहले आपको हम एक एपी लिखते हैं और आपको बताते हैं जी कौन किसको कह रहे हैं हम सार्वंतर। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश बताइए। एपी में है, एपी में कैसे पहचाने? सर इसके प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान है, तो ये समानांतर श्रेणी में है। और जब समानांतर श्रेणी में है तो इनके किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर को ही सार्वंतर कहते हैं। कोई भी दो पद ले लो, इसको ले लो, उसके बीच का अंतर कितना है? हमेशा बाद वाला में से पहले वाला को घटाना, पहले वाला में से बाद वाला नहीं। तरीका यही होता है, क्योंकि परिभाषा कहता है ना किसी पद और उसके पूर्वगामी पद। तो आप बताओ 2 में से 4 क्यों घटाओगे? 2 के पूर्वगामी थोड़ी है, 2 के पूर्वगामी 4 थोड़ी होगा जी। 2 के पूर्वगामी मतलब 2 के पहले कुछ है ही नहीं है। तो फिर इसके पास आप गए तो इसके पूर्वगामी इसके पहले है, कौन है? 2। तो 4 में से 2 घटाओगे तो कितना मिला? 2। तो न कि अब 2 में से 4, 2 का पूर्वगामी 4 नहीं है बाबू, 2 के पूर्वगामी कुछ है ही नहीं है। 4 का पूर्वगामी 2 है, 6 का पूर्वगामी 4 है, 8 का पूर्वगामी 6 है, 10 का पूर्वगामी 8 है। बुझाया? तो 2 का कोई पूर्वगामी नहीं था तो उसके आगे वाले पद पे चले गए, और उसके पूर्वगामी 2 मिला तो उसका अंतर कितना है? 2। तो इसी 2 को बोलते हैं सार्वंतर। देखो कितना बढ़िया रिलेशन है। पहला एपी होने के लिए सबका अंतर का होना चाहिए समान, और उसी अंतर को कह दिया है सार्वंतर। तो बोला है ना किसी समानांतर श्रेणी किन्हीं दो पद, किन्हीं, कोई भी 2 पद उठाइए, शुरू में उठाइए, लास्ट में उठाइए, बीच में उठाइए, कोई मायने नहीं रखता। सब जब एपी में होगा तो सब एक समान आएगा। आप यहां पे अंतर लोगे तो कितना आएगा? 2। यहां अंतर लोगे तो कितना आएगा? 2। आ रहा है समझ में? तो कोई भी दो अंतर जो एक समान आ रहा है ना, वही आपका कॉमन डिफरेंस है, उसी को बोलते हैं हम सार्वंतर या पदांतर। क्लियर हो गया? तो किसी एपी के किन्हीं 2 पदों के बीच के अंतर को हम सार्वंतर या पदांतर कहते हैं, इसे डी से सूचित किया जाता है। अब मान लो कोई एपी है, अब ध्यान से देखना। अब कोई मान लो एपी में है, जैसे कि एपी के पद को पद के रूप में लिख रहे हैं T1, T2, T3, T4 डैश डैश कितना बाबू? Tn। अब तुमको एपी सार्वंतर इसका निकालना है। पहला बात कि एपी में है, कन्फर्म है। तो कन्फर्म है कर मतलब है कि 2 पदों के बीच का अंतर, प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर एक समान होगा, तभी ना आप एपी में कह रहे हैं। तो एकदम है, 100% है, और इसको हम व्यापक रूप में इसको लिख रहे हैं। तो यहां अगर सार्वंतर डी निकालने जाइएगा तो आप तो इसके पहले तो कोई पुरोगामी है नहीं, T1 के पहले तो है नहीं, आप आएंगे T2 के पास, तो T2 में से T1 को घटा दीजिएगा तो आपको सार्वंतर निकल जाएगा। बोलिए, यहां पे वही तो हो रहा है। 4 में से 2 घट रहा है तो कितना आ रहा है? 2, कॉमन डिफरेंस। चाहे आप इसको इस T2 में से T1, हाई आपका T2 है, हाई आपका T1 है, T2 में से T1 घटाने पर आपको प्राप्त हो जाएगा, या T3 है 6, तो T3 में से T2 घटाएंगे तब वो प्राप्त हो जाएगा 2, तब वो आपको कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। बताइए, बात बुझा रहा है? तो आप T2 में से T1 घटाएंगे तब वो आपको कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, या अगर आप T3 में से T2 घटाएंगे तब वो आपको कॉमन डिफरेंस आपको निकल जाएगा, आपके पास आ जाएगा, या T4 में से अगर T3 घटाओगे बच्चा तब वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसे तो डैश डैश करके बहुत सारा 2 पद बन सकता है जिसका अंतर एक समान आएगा, क्योंकि एपी में है, और एपी में है तो एक समान आएगा, तो उसी को क्या बोलते हैं हम? कॉमन डिफरेंस। समझ में आया?
तो आप कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए प्रथम पहले दो पदों का बीच का अंतर ले लो, या दूसरे और तीसरे का अंतर ले लो, या तीसरे और चौथे का अंतर ले लो, या चौथे और पांचवे का अंतर ले लो, कोई भी अंतर लोगे एक समान आएगा और उसी को हम बोलते हैं सार्वंतर। कोई दिक्कत? बुझा गया? अब इसके बाद हम एपी को लिखना सिखाएंगे। उससे पहले यहां पे डी से स्विच करते हैं और यहां हम सीधे लिख रहे हैं डी बराबर में T2 माइनस में कितना T1 बराबर में कितना T3 माइनस में T2, अब बराबर में कितना होगा T4 माइनस में कितना T3 अब बराबर में कितना बाबू डैश डैश। ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। लेकिन अब इतना फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं हम? इतना इसलिए लिख रहे हैं कि कहीं पे भी आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, लेकिन आपको कोई किसी भी एपी में पहले दो पदों से ही आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, क्योंकि वो ऑलरेडी दिया रहेगा। अब कोई कहे मान लो ये एपी में है, जैसे यहां लिख दिए 2 4 6 डैश डैश। अब कोई कहे सर हमको एपी निकालना है, अब वो लड़का फालतू में होगा जो कहेगा T20 माइनस T19 से निकालते हैं हम। अब T20 उसको पता है, लिखना पड़ेगा वहां तक। अरे बोलो, तब ना वो पता कर पाएगा T20 कितना है T19 कितना है। उससे बढ़िया है आपको कोई भी एपी दिया रहेगा तो उसके प्रथम दो पद मतलब T2 माइनस में T1 का प्रयोग करेंगे। और जब सबसे ज्यादा कोई फॉर्मूला प्रयोग होगा तो वो यही होगा T2 माइनस T1, डी बराबर में T2 माइनस T1, आपका डी बराबर T2 माइनस T1। इस तरह से आप आराम से खट देखा कर लोगे, सार्वंतर निकाल लोगे। कोई दिक्कत किसी को आ रहा है समझ में? तो सार्वंतर बराबर फॉर्मूला आपको इतना पूरा लिख रहे हैं, लेकिन ये पूरा ना लिख के अगर हम यहां से इसको मिटा दें तब वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही आपका फॉर्मूला होगा, लेकिन आप इसको भी लिख के रखिए। आप काम किससे करेंगे? तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही से काम करना है, डी बराबर T2 माइनस T1। कोई दिक्कत है? नोट करिए यहां तक। तो लिख लिए लोग? अब जरा जैसे में देखिए तो कुछ एपी लिख रहे हैं और सार्वंतर आपको निकालने को पूछ रहे हैं। जैसे एपी आप लिख दिए हम 3 6 9 12 डैश डैश, ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं। एपी लिख देगा, कहेगा आप बताइए सार्वंतर बताइए, इसका सार्वंतर बताइए। तो सार्वंतर डी बराबर में सीधे करेंगे T2 माइनस में कितना बाबू T1। T2 का मान कितना है बताओ 6, और T1 का मान कितना है 3, घटाओगे तो कितना आएगा 3। आपका आंसर हो गया, खत्म। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है? और एक और बात अभी जानिए आप, क्योंकि अब हम आपको इसका उल्टा सिखा रहे हैं। उल्टा सिखाने का मतलब क्या? जैसे कि कोई समानांतर श्रेणी में है तो उसके पहले पद को कितना सूचित करते हैं हम T1 से, उसके पहले पद को A से भी सूचित किया जाता है। A कितना से बाबू A सर, तो इसको T से भी सूचित कर सकते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा कोई फॉर्मूला बना है तो वो A को लेकर बना है। तो प्रथम पद आपका कितना है A है। अगर कहा जाए एक हम और एपी लिखें यहां पे, ठीक ना, एक एपी लिख रहे हैं, एपी मान लो 5 10 15 20 डैश डैश, और इस एपी कहें का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी ज्ञात करें, सार्वअंतर डी ज्ञात करें। तो आप क्या कहेंगे? करें सार्वअंतर डी ज्ञात करें। तो आपको ए बताना है, प्रथम पद को कितना से सूचित कर लिया गया ए से। T1 से तो करते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए से भी सूचित करते हैं। फॉर्मूला जो बना है वो एक को लेकर बना है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे अगर आप इसको निकालने जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपकी किताब में 5.1 में पूछा है, एकदम नहीं घबराना है। आपका एपी आपके सामने कितना है 5 10 15 20 डैश डैश। अब आपसे कह रहा है प्रथम पद ए का मान कितना होगा 5, प्रथम पद ए का मान 5, और डी का मान आपसे फॉर्मूला के द्वारा निकाल लेंगे T2 माइनस में कितना T1। तो T2 माइनस में T1, T2 का मान कितना है 10 और T1 का मान कितना है 5, घटाएंगे कितना आएगा 5, खत्म खेल। आ रहा है समझ में? तो प्रथम पद और सार्वअंतर निकालना आसान हो गया कि नहीं हो गया? तरीका जान गए आप? आसान हो गया, क्योंकि प्रथम पद कोई भी एपी रहेगा, पहला पद उठाइए तो ए हो गया और सार्वअंतर कितना हो जाएगा डी। अब एक बात हम आपसे कहते हैं, अगर आपको प्रथम पद दिया हो और सार्वअंतर दिया है तो क्या आप एपी बना सकते हैं? आपको एपी दिया है तो प्रथम पद और सार्वअंतर निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रथम पद और सार्वअंतर, इसी को लेकर हम आगे आपको बताते हैं। अब ध्यान से देखिए सर, कैसे इसको लिखना आप चालू करेंगे, कैसे आप इसको लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए ए का मान दे दिया है बाबू मेरे 5 और डी का मान दे दिया आपको कितना 5, है कि नहीं है?
ए का मान 5, डी का मान कितना 5। तो अब आप उल्टा ऐसा एपी बना दीजिए। तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको T1 पहला पद चाहिए, तो T1 आपका ए हो जाता है। तो ए का मान कितना है बाबू 5। और उसके बाद चाहिए T2, तो T2 कैसे निकालोगे आप मुझे बताओ। उसमें 5 जोड़ देना है, जब अंतर 5 है तो 5 जोड़ते चले जाइए। अब 5 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बताओ तो। जो T1 पद था उसमें सार्वंतर 5 को जोड़ दो, बोलो बाबू। तो T1 कितना था 5 था, बोलो 5 है ना। इसमें 5 5 5 कितना हो जाएगा 10। अब फिर तुमको T3 चाहिए, तीसरा पद चाहिए, तो तुम T2 में जब T2 चाहिए था तो T1 उसके पहले वाला पहले पद में 5 जोड़ देंगे, दूसरा पद निकल जाएगा। अब तीसरा पद निकालना तो दूसरा पद में फिर 5 जोड़िए, तो T2 और प्लस में कितना 5। 5 कौन है, ठीक है जी। तीसरा पद कैसे निकालोगे, तो दूसरे पद में क्या जोड़ दोगे, सार्वंतर 5 को जोड़ दोगे। दूसरा पद कितना आया है 10, और डी का मान कितना है 5, 10 5 कितना 15। देखो तीसरा पद 15 है। फिर तुमको चौथा पद निकालना होगा तो क्या करोगे, तीसरा पद में फिर सार्वंतर डी को जोड़ोगे, बोलो। अगर तुमको छठवां पद चाहिए, छठवां पद निकालना हो तो क्या करोगे, पांचवें पद में सार्वंतर डी को जोड़ दोगे, छठवां पद निकल जाएगा। आ रहा है समझ में। तो इस तरह से अगर समानांतर श्रेणी का पहला पद और सार्वंतर दिया रहे, प्रथम पद और सार्वंतर दिया रहे, तो आप एपी भी बना सकते हो। किसी भी एपी को बनाने के लिए पहला पद और सार्वंतर पता होना चाहिए, उस एपी को हम बना लेंगे। आइए थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं। मान लो ए बराबर एपी ए दिया है 7, किसी एपी का प्रथम पद 7 है और उसका सार्वंतर कितना है बाबू 3 है। हमें एपी तैयार करना है। एपी तैयार करना है तो पहले पहला पद को लिख दो 7, बोलो लिख दो। इसमें सार्वंतर जोड़ो कितना होगा 10, 7 3, फिर 10 में सार्वंतर को जोड़ो कितना होगा 13, फिर 13 में सार्वंतर को जोड़ो कितना होगा 16। लो एपी बन के तैयार हो गया। कोई दिक्कत है, समझ में आया। और इस एपी से प्रथम पद और सार्वंतर निकालना होगा तो निकाल लो, यही आएगा। ए का मान सीधे तुमको साफ साफ दिख रहा है 7, और डी बराबर करोगे तो T2 माइनस में कितना होगा T1। 10 में से 7 जाएगा कितना होगा 3, हो गया कहानी खत्म। या तुम डी का मान निकालना हो तो अगर तुम T4 माइनस T3 का प्रयोग करो तब वो 16 में से 13 जाएगा तो 3 आएगा। आ रहा है समझ में। अब इसका हेल्प लेके हम एक फॉर्मूला बना रहे हैं शानदार, देखो ध्यान से। जैसे ये फॉर्मूला है, इसके द्वारा तुम कोई भी पद आराम से निकाल सकते हो। प्रथम पद और सार्वंतर दिया रहेगा, 20वां पद, 30वां पद, 50वां पद, 100वां पद, किसी भी एपी का कोई भी पद तुम निकाल सकते हो। देखो इसको कहते हैं हम एपी के पदों को लिखना। यहां एपी के पदों को क्या करना बाबू, लिखना। एपी के पदों को कैसे हम लिखते हैं अब उसको बात हम समझेंगे। देखो इसमें कहेंगे ये माना किसी एपी का प्रथम पद, एपी का क्या बाबू प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी हो तो, क्योंकि ए और डी ही चाहिए ना एपी को लिखने के लिए, बोलो। ए और डी के द्वारा ही तो एपी लिख पाए हैं हम लोग। तो ए और डी पता, तो माना किसी एपी का प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी हो तो कैसे लिखते हैं, डी हो तो एपी का प्रथम पद T1 बराबर में ऑलरेडी ए हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। अगर तुम T2 निकालने जाओगे तो सर ए में डी जोड़ देना। देखो क्या कर रहे थे, ए लिखे, ए में आपने क्या जोड़ा डी जोड़ा, साथ में आपने 3 जोड़ा, कितना पद अगला पद निकल गया। अब तो संख्या तो है नहीं जो जुट के एक हो जाएगा, यही लिखाएगा ए प्लस का डी डी। अगर तुम तीसरा पद निकालने जाओगे बच्चा तो इसमें ए प्लस डी तो है, इसमें गौरी डी जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस में 2d, तो तीसरा पद के लिए हो जाएगा ए प्लस में 2d। बोल बच्चा आ रहा है समझ में। अब फिर तुम चौथा पद लिखने जाओगे बाबू तो तीसरे पद में फिर तुम डी जोड़ो है, तो तीसरा पद कितना है जी a प्लस में 2d है, फिर इसमें d जोड़ो तो a प्लस में कितना होगा बच्चा 3d, यानी कि a प्लस में 3d। अब तुम कान पकड़ लिया है, अब ऐठो उसको। ऐठने का मतलब क्या है सर, एक है तो इसमें खाली ए आ रहा है, T2 है तो a प्लस 1d, T3 है तो 1 प्लस a प्लस 2d, मतलब ये तो सब में आ रहा है सर, आएगा।
आप 4 है 3 है तो 2 गो डी, 4 गो है तो 3 गो डी, यानी 5 गो रहेगा तब कितना डी, 4 डी, 6 रहेगा तो कितना रहेगा 5 डी। तो यानी अगर T5 लिखे तो आपको अब देखने की जोड़ने की जरूरत नहीं है, A+4D सर। T6 लिखना होगा तो आप कहोगे सर A+ में कितना 5D सर। अब तुम बताओ मुझे, अगर तुमको इसी तरह लिखते 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 एक दिन ऐसा जगह पर जाओगे जहां तुमको TN लिखना पड़ेगा बच्चा, तो तुम क्या लिखेगा जरा मुझे कोई बताएगा? पहला बात की सर ए तो सब में आ रहा है तो एनवा पद में भी ए तो रहेगा है। उसके बाद हो क्या रहा है जरा समझो, यहां 6 है तो कितना डी, ये 5 है तो कितना डी 4D, ये 4 है तो कितना डी, तो सर ये n है तो n-1d, n-1 इंटू डी। हाई n है तो n में से वो कम करो, क्योंकि 6 में से वो कम लिखा रहा है कि नहीं लिखा रहा है। अब n में से एक घटाने पर n में से एक नहीं घट रहा तो हम क्या करें, वही ना लिखेंगे है। तो A+n-1 इंटू डी सब में है तो d यहां भी आ गया। इस शानदार फॉर्मूला सिद्ध हो गया खेल खेल में कि Tn बराबर A+n-1 इंटू डी, Tn बराबर A+n-1 इंटू डी, खत्म। Tn बराबर A+n-1 इंटू डी, Tn बराबर A+n-1 इंटू डी। बुझाया? अब तुमको अगर कोई कहे बाबू 25वां पद निकालो तो तू कहेगा सर 25वां पद A+24D, काम खत्म। ए और डी तुमको दिया जाएगा, किसी भी एपी का ए और डी तुमको पता रहेगा, तुम 24वां 25वां का 1000वां 1 करोड़वां पद निकाल दोगे। बोलो कोई दिक्कत है? सर इस फॉर्मूला का प्रयोग कहां होगा? आएगा, समय आता है हम बताते हैं इसका प्रयोग कहां होगा। ऐसा फॉर्मूला है, समझो फॉर्मूला कॉन्सेप्ट पकड़ो। अगर प्रथम पद दिया हो सारवंतर दिया हो तो एपी लिखते कैसे, कॉन्सेप्ट को पकड़ो और इस फॉर्मूला को आज एकदम लेके जाओ घर पे। कल क्वेश्चन पे ही बात करेंगे, 5.1 में घुसेंगे और सारा क्वेश्चन पे उड़ा देंगे, बात खत्म। उसमें कल चैप्टर समाप्त हो जाएगा, 5.1 खत्म हो जाएगा। हमको सब थोड़ी बनाना है, आप जाके 5.1 खोल कर देखना, बहुत सारा क्वेश्चन ये तुम आराम से बना दोगे। जैसे तुमको दिखाना भी चाहेंगे, हमारे पास सब व्यवस्था है। इसको छोड़ देना बाबू, इसको हम कल बनाएगा, ठीक ना। तुम आना, इसका कहना है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी दिया है। इसको सॉल्व तुमको करना होगा। तू कहेगा सर ए का मान 10 दिया है और डी का मान भी 10 दिया है, 4 को पद पूछ रहा है, माने पहला पद हमसे पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है, तीसरा पूछ रहा है, चौथा पूछ रहा है ना। तो T1 का फॉर्मूला होता है क्या, ए, तो ए का मान कितना है 10। उसके बाद कह रहा है सर T2, तो एक तू कहेगा सर A+D हमारे पास पता हो चुका है फॉर्मूला, इस एपी का दूसरा पद लिखना है, ठीक ना। तो क्या होगा ए 10 आप प्लस में 10, 10 10 कितना 20। आपसे कह रहा है T3 तो कह देना A+ में 2D सर, A+2D सर। ए का मान 10 और प्लस में 2 गुणे डी के मान 10, 10 दूना 20, 20 20 20 10 30, काम खत्म T3। अब तू कहेगा सर T4 निकालिए तो A+ में 3D, बोलो 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 बोलो। ए का मान कितना है 10 और 3 डी का मान कितना है 10, 10 से 30 और 30 10 कितना 40, हो गया प्रथम 4 पद खत्म। नहीं समझे? एक बाद से मान लो हो जाएगा तो उड़ा ना देगा। ए का मान आपका -2 डी का मान 0, सर को पद नहीं लिख देगा। देखो सर आप कोशिश करो, उंगली पकड़ा, उंगली पकड़ा रहा है तो हाथ पकड़ने की कोशिश करो, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा इशारा मिला पूरा उड़ा दो, काम खत्म। ये कहने का मतलब है, आप साचो के मैंने ना क्यों उंगली पकड़ा था, समझ रहे हैं ना। हाँ इतना बकलोल नहीं बनना है, बुझा रहा है? निकलेगा आंसर मिलाते जाना, तुम्हारे पास आंसर हिले है। फिर दूसरा पद में आना, कह रहा है कि निम्नलिखित एपी के प्रथम पद और सारवंतर डी लिखिए। एपी दिया हुआ है, तुम कहेगा सीधे सॉल्व में जाएगा और लिख देगा एपी। एपी क्या लिखेगा जी? एपी। एपी कितना है 3 है, 1 है, -1 है, -3 है, डैश डैश। तुमको कह रहा है प्रथम पद ए का मान 3 होगा, डी का मान T2 माइनस में T1, T2 का मान कितना है 1 और T1 का मान कितना है 3, मतलब -2, आंसर खत्म। नहीं समझे? आओ तो निकल जाएगा, निकल जाएगा। प्रथम पद सर्वांतर, प्रथम पद 1/3, सर्वांतर माने 5/3 माइनस 1/3, काम खत्म, मतलब 2/3 आंसर। अरे 5/3 में से 1/3 जाएगा, हर सामान्य लाइक फ्रैक्शन है, 5 में से 1 जाएगा 4/3, सॉरी 4/3, खत्म है ना। अब करो चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एपी में है? यदि एपी में है तो उसका सर्वांतर ज्ञात करिए। पहले आप एपी चेक करिए, सही अंतर कितना है 2, यहां अंतर कितना 4, मार नहीं है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है तो सर्वांतर कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। एपी में होगा तब ना जरूरत है सर्वांतर का।
जो एपी में होगा उसका सार्वंतर निकालना। क्या इतना नहीं बना लेंगे आप लोग? तो बना के आइए ना सर, आज के लिए इतने रहने दीजिए। पढ़ा जाए। कल कहां तक हो गया था? फॉर्मूला हमने बता दिया था एपी का ना, एनवा पद का। थोड़ा सा एक बात उस पर रिवीजन करा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने कहा था कि एपी का, किसी एपी का अगर प्रथम पद, एपी का प्रथम पद कितना दिया हो, ए दिया हो, और सार्वंतर कितना दिया हो, सार्वंतर आपका डी हो, डी हो, तो आप एपी के पदों को लिखना प्रारंभ करेंगे तो टी1 का काम खुद ए कर देगा। बोलो, टी1 भी प्रथम पद है और ए भी प्रथम पद है। टी2 जब निकालने जाओगे तो इस प्रथम पद में डी को जोड़ देना है, बताओ। फिर टी3 निकालने जाओगे तो फिर दूसरे पद में डी जोड़ देना है, तो दूसरा पद है ए प्लस डी, इसमें फिर डी जोड़ दोगे तो ए प्लस में कितना, 2d। पिछले क्लास में सारा बात क्लियर कर दिए थे उदाहरण के साथ। बोलो, इसके बाद अगर चौथा पद निकालने जाओगे बच्चा तो a प्लस, फिर तुम तीसरे पद में d जोड़ो। तीसरा पद कितना है, a प्लस में 2d है, इसमें तुम फिर d जोड़ दो तो a प्लस में कितना होगा बाबू, 3d। तो यह प्लस में कितना, 3d। अभी दिमाग लगाया गया, जब क्या होकर रहा है, इधर 2 है तो 1 गो d, 3 है तो 2 गो d, 4 गो है तो 3 गो d, ये तो सब में आ रहा है, ये इसमें भी आएगा तो ये कितना होगा, 4d। इसी प्रकार हमने एनवा पद लिखने का फॉर्मूला आपको बता दिया था कि अगर हमको 1 2 3 4 5 नहीं, आप एनवा पद लिखना चाहते हैं तो ए तो सब में रहेगा, और प्लस में जब 5 है तो ए को कम, 5 माइनस 1 यानी कि 4d। तो यहां होगा n माइनस में 1, तो n में से 1 तो घटेगा नहीं, तो इसी रूप में लिखना पड़ेगा n माइनस 1 इंटू में कौची डी। और ये सुंदर सा फॉर्मूला आपका सिद्ध हो गया था खेल खेल में कि tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके अलावा किसी भी एपी का अगर कोई भी पद निकालना हो, मान लो हमको किसी एपी का 20वां पद निकालना है, तो हम खूब आराम से 20वां पद के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं, ए प्लस कितना बाबू, 19d। अगर उस एपी का प्रथम पद और सार्वंतर डी पता रहेगा, पुट करेंगे, उस एपी का 20वां पद निकल के सामने आ जाएगा। कोई दिक्कत है? अब हमें चैप्टर में चल देना चाहिए ना। कुछ क्वेश्चन भी आपको दिए थे बनाने के लाने के लिए, बनाए हो लोग? कोई क्वेश्चन बन गया उसमें का, दूसरा तीसरा ना? चलिए खैर, आते हैं हम धीरे धीरे उस चैप्टर पर। आइए, एक्सरसाइज 5 दशमलव कितना बाबू, 1, ठीक है। और भी फॉर्मूला है जो समय के साथ आपको हम बताएंगे। बोल रहे हैं निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और बताना है इस स्टेटमेंट के अनुसार जो भी चीजें सामने आएगी, जो भी संख्याओं का श्रेणी बनेगा, क्या वह एपी में है। यही क्वेश्चन आपसे कह रहा है। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है, रुपया 15 है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। इस स्थिति को बनाइए। माने टैक्सी का किराया कुछ इस तरह से माने रखा गया है, जब अगर पहला 1 किलोमीटर चलिएगा तो आपको 15 रुपया देना है, और उसके बाद किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपया किलोमीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको पैसा देना है। बोल रहा है ना, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया आपको क्या करना है, प्रदान करना। तो यहां लिखेंगे चूंकि पहले किलोमीटर के लिए किराया, यहां लिखिए पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना दिया है बाबू, बताओ तो, 15 रुपया। कितना रुपया, 15 रुपया दिया है पहले किलोमीटर के लिए किराया। अब प्रति किलोमीटर अतिरिक्त किराया कितना है, पहले बताओ। प्रति किमी अतिरिक्त किराया माने प्रति किलोमीटर के हिसाब से अतिरिक्त किराया कितना है, प्रति किमी अतिरिक्त किराया कितना दिया है, 8 रुपया दिया है कि नहीं दिया है, यानी कि 8 रुपया। कोई दिक्कत है? अब आप जब लिखोगे ना, संख्या का श्रेणी लिखोगे तो लिखो पहले 1 किलोमीटर के लिए कितना होगा, 15। 2 किलोमीटर चलना होगा तो 15 में आपको 8 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले किलोमीटर के लिए तो 15 रुपए लेगा, और दूसरे किलोमीटर के लिए कितना लेगा, 8, क्योंकि पहला के बाद रेट घटा दिया है। कोई भी व्यक्ति अगर पहला 1 किलोमीटर चलेगा तो उसको 15 रुपए देना है, उसके बाद जो भी किलोमीटर तय करेगा वो 8 रुपए के हिसाब से उसको जोड़ना, मतलब जोड़ के देना है। तो यहां बताइए पहले किलोमीटर के लिए कितना रुपया, 15। 2 किलोमीटर चलेगा तो कितना रुपया देना पड़ेगा, 23 रुपया। 15 को 8 को 23। अगर 3 किलोमीटर चलेगा तो फिर 8 रुपया और जोड़ दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा,
31। अगर 4 किलोमीटर चलेगा तो फिर 8 रुपए और जोड़ दीजिए, 39। समझ में आ रहा है का? ऐसे हो जाएगा। क्या यह संख्या एपी में है? बोलो। इसके प्रथम दो पदों के बीच का अंतर सदैव समान है कि नहीं है? आपको ऐसे भी दिख जाना चाहिए कि प्रत्येक पद में 8 जोड़ने से अगला पद बन रहा है। तो जब प्रत्येक पद में 8 जोड़ने से अगला पद बन रहा है तो दोनों का अंतर भी कितना आएगा? 8 आएगा। समझ में आ रहा है? आप 23 में से 15 घटाओगे 8 में आएगा, 31 में से 23 घटाओगे 8 आएगा, 39 में से 31 घटाओगे क्या होगा? 8 आएगा। कह देंगे अतः यह एपी में है। अतः यह किसमें है बाबू? एपी में है। यही आपसे पूछा जा रहा था कि एपी में है कि नहीं है। अतः यह एपी में है। समझ में आया? नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्या कह रहा है बाबू? एकदम ध्यान से कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, कोई बेलन है उसमें हवा भरा हुआ है, जबकि वायु निकालने वाला पंप, अब हवा निकालने वाला पंप है, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अगर एक बार पंप को लगाया जाता है हवा निकालने के लिए तो उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब अगर मान के चलो जी 1 रुपया था पहले शुरू में, हवा को अगर हम रुपया में समझाएं, 1 रुपया था तो एक बार पंप लगाएगा तो उसमें से 25 पैसा बाहर कर देगा। मतलब चौथा भाग 25 पैसा ना होता है, 25 पैसा बाहर निकाल देगा। फिर अगला बार जब वो पंप लगेगा दूसरी बार तो फिर जो अब जब 25 पैसा निकल गया तब बचा कितना? 75 पैसा। अब 75 पैसा का चौथा भाग निकालो, उसको बाहर कर देगा। बाहर हो गया। फिर चौथा भाग 75 पैसा का चौथा भाग निकल गया। फिर जो शेष बचा अगला बार पंप लगेगा तो फिर उसका 75 उसका चौथा भाग फिर बाहर कर देगा। ऐसे ही प्रक्रिया चल रहा है। और इससे जो प्राप्त स्टेटमेंट होगा क्या वह एपी में है, हमें बताना है। तो बिल्कुल दिख रहा है कि एपी में नहीं होगा, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा ना कैसे नहीं होगा। तो मान लीजिए, माना प्रारंभ में बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितना है? एक्स। नहीं पता है ना कितना है, लेकिन जितना भी है उसका एक बार पंप लगाने पर उसका चौथा भाग का हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो कहेंगे माना बेलन में उपस्थित, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जो है वह कितना है? एक्स है। ठीक ना? अब कहेंगे एक बार पंप लगाने पर, ठीक ना, एक बार पंप से हवा निकालने पर शेष बचा हवा कितना होगा? ठीक है। तो कहेंगे कि एक बार पंप द्वारा हवा वायु निकालने वाली पंप प्रत्येक बार, पहली बार ऐसे लिख देते हैं, पहली बार पंप द्वारा 1/4 भाग, 1/4 भाग हवा निकालने पर शेष हवा की मात्रा, आप मुझे बताओ तो, एक्स तो उसमें हवा था, एक्स का चौथा भाग आप क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। तो एक्स में से एक्स का चौथा भाग बाहर कर दीजिए। बोलो, किसका चौथा भाग? उसी एक्स का चौथा भाग बाहर करोगे ना। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पे एक्स तो उसमें हवा था, आपके पास 1 रुपया था, 1 रुपया में 100 पैसा होता है, 100 पैसा था, और 100 पैसा में इसका चौथा भाग निकालोगे तो किसका चौथा भाग? 100 का ही तो चौथा भाग, तबे ना 25 घटेगा जी। कितना? 100 में से 25 जाएगा, कितना होगा? 75। समझ में आ गया अब? बोलो। तो x माइनस एक्स का चौथा भाग, तो यहां होगा 4x में से 1 x जाएगा तो कितना होगा? 3x बटा में 4। इतना अब हवा बचेगा एक बार पंप लगा के हवा निकालने के बाद। अब शेष हवा कितना बचेगा? x से कितना बचेगा? 3x बटा 4। दूसरी बार फिर लिखेंगे हम लोग, दूसरी बार पंप द्वारा 1/4 भाग हवा निकालने पर शेष हवा की मात्रा। 3 गो पद निकालिए, तीनों को से पता चल जाएगा एपी में है कि नहीं है। तो दूसरा पद तो निकाल दिए हम। यहां लिखेंगे बच्चा, दूसरी बार पंप द्वारा 1/4 भाग, हर बार 1/4 भाग निकालेगा बाबू। उसका खास बात यही है कि जितना है उसमें शेष हवा होगा उसका चौथा भाग ही निकालेगा। तो दूसरी बार पंप द्वारा 1/4 भाग हवा निकालने पर शेष हवा
हवा की क्या बाबू मात्रा बराबर में बताओ 3x तो हमारे पास था ना। अब जब इतना हो गया, इतना से निकाल दिया गया 1/4 भाग, तो इतना बचा, अभी इसका चौथा भाग निकालेगा। तो इतना माइनस इतना का चौथा भाग, कितना का 3/4 का 1/4वां भाग। बोलो आ रहा है समझ में? आपको सर कैसे निकाल दिया 1/4वां भाग? अरे भैया 3x/4 का चौथा भाग, बट्टा में 1 मानोगे, गुलटिया मार के ऊपर जाएगा, यहां जाएगा तो यहां होगा 3x/4 गुणे 1/4 ही तो होगा। नहीं समझे? समझे? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब एक बार पहली बार पंप से हवा निकालने के बाद शेष हवा बचा है 3x/4, ठीक। अब दूसरी बार जब निकाल रहे हो तो इतना में से इसका चौथा भाग बाहर निकलेगा, अब जो शेष बचेगा वह लिखते हैं, निकालते हैं। तो 3x बटा कितना 4 माइनस में 3x/4 चौका कितना होगा 16। एलसीएम होगा 16, 4 का लघुत्तम कितना 16, 4 चौका 16 तो कितना होगा 4 3 4 चौका 16 तो 3 चौका 12x, और 16 कम 16 तो 3x। आप बताओ 12 में से 3 जाएगा कितना होगा 9, 9x बटा में कितना होगा 16, 9x बटा में कितना हो जाएगा, तो 9x बटा में कितना 16। कोई दिक्कत है? अब 9x बटा 16 तीन को पद हम निकाल लिए हैं। अब चूंकि लिखते हैं हम एगो x है, पहला बार x हवा था, 1/4 भाग निकालने के बाद बचा है 3x बटा में 4, इसका चौथा भाग निकालने के बाद बचा है 9x बटा कितना 16, और ऐसा ही करते हुए डैश डैश जाएगा। आप बताइए इनके दोनों पदों के बीच का अंतर समान है क्या? 3x/4 में से x घटाएंगे, जितना आएगा क्या उतना ही 9x बटा 16 में से 3/4 घटाने पर आएगा। देखते हैं, आइए t2 माइनस t1, 3x बटा में 4 माइनस में x, इतना में से इतना घटाइए तो यहां होगा 4x, 3x में से 4 जाएगा माइनस का x बटा कितना होगा बाबू 4। बताओ सही है? अब फिर यहां पे 9x बटा 16 में से 3x बटा 4 आप घटा दो, एलसीएम लोगे तो 16 होगा, 16 कम 16 तो 9x, और 4 चौका 16, 3 चौका 12x, 9 में से बढ़ जाएगा कितना होगा माइनस का 3x और बटा में कितना 16। ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं बराबर है। बराबर नहीं है तो यह एपी में नहीं है। क्लियर बात समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी को? तो आप इसको ऐसे लिखना, चूंकि T2 माइनस में T1 बराबर में T2 माइनस में T1 बराबर में T3 माइनस में कितना T2, तो यहां होगा 3x बटा में 4 माइनस में x बराबर में 9x बटा में 16 माइनस में 3x बटा कितना 4। बताओ समझ में आ रहा है क्या? अब इसको घटाओगे तो कितना आया है माइनस का x बटा कितना 4, और यहां पे कितना आया है माइनस 3x बटा 16, माइनस का 3x बटा में 16, काट दो, बराबर नहीं है, कह दो अतः यह एपी में नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। यह जो स्थिति है वह एपी नहीं बना सकती है। सीधी बात, सिंपल बात। कोई दिक्कत किसी को? नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर के खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। यह भी टैक्सी वाला किराया वाला है, उसी के जैसा है कि नहीं है? यहां कहेंगे चूंकि प्रथम मीटर की खुदाई का खर्च, प्रथम मीटर की खुदाई, ठीक ना, खुदाई का खर्च कितना आता है बाबू 150 रुपया। प्रथम मीटर की खुदाई का खर्च कितना है 150, तथा प्रत्येक अतिरिक्त मीटर की खुदाई उसके बाद ना, बाद के प्रतीक ऐसे लिखते हैं, बाद के प्रत्येक मीटर की खुदाई का खर्च बराबर कितना रुपए बाबू 50 रुपया। 50 रुपया बढ़ता जाता है प्रति मीटर की हिसाब से। तो देखो इसको बनाओ तो पहला अगर मीटर खोदा जाएगा तो कितना रुपए खर्च आएगा 150, 2 मीटर के लिए कितना होगा 200, 50 रुपए बढ़ा दो। फिर 3 मीटर के लिए कितना होगा 250, फिर 4 मीटर के लिए कितना होगा 300। आ रहा है समझ में?
50 रुपया प्रत्येक बार बढ़ाते जाना है, जितना मीटर गहराई बढ़ते जाएगा पैसा भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो यहां बताइए आप कहें T2 माइनस में T1 बराबर में T3 माइनस में T2 है कि नहीं है? तो यहां 200 और माइनस में 150 बराबर में 250 माइनस में कितना 200, इसमें घटाएंगे तो कितना होगा 50 और यहां कितना होगा 50, दोनों बराबर है कह दो, अतः एपी में है, अतः यह एपी में है। हो गया, एपी में है, नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट बोल रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, मिश्र धन जिसको हम लोग अमाउंट कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है P प्लस P इंटू में 1 प्लस R बटा पावर में कितना T, P इंटू 1 प्लस 1 बटा R, ठीक ना, नहीं सॉरी R बटा 100 होगा ना, 1 प्लस R बटा कितना 100 के पावर में कितना T मिश्र धन है। तो बोल रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि इतना की राशि इतना की वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की पर जमा की जाती है, ठीक ना, माने इतना रुपया का धन, ठीक ना, इतना के दर से और प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन खाते में जमा की जाती है। तो कितना मिश्र धन निकाली मतलब जमा की जाती है, अब इसको हमें क्या करना है, निकालना है। तो पहले वर्ष का मिश्र धन, दूसरे वर्ष का मिश्र धन, तीसरे वर्ष का मिश्र धन, देखते हैं कि क्या सब वो एपी बना पा रहा है कि नहीं पा रहा है। ठीक है, तो यहां देखिए सर क्या करेंगे, पहले बताइए मूलधन कितना है आपका, बताइए मूलधन कितना है बाबू, 10,000। पहले वर्ष जाके 10,000 रुपया आप आज जमा कर दिए, आज के एक वर्ष के बाद, ठीक ना, उसका मिश्र धन आपको क्या करना है, जमा करते जाना है खाते में। प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन कितना कितना आएगा, अगर 10,000 रुपया आपने दिया, सुनो ऐसे समझो 10,000 रुपया आपने बैंक में जमा किया, इसका दर कितना था बाबू 8% वार्षिक, ठीक ना। तो पहले वर्ष का मिश्र धन कितना होगा, दूसरे वर्ष का मिश्र धन कितना होगा, तीसरे वर्ष का मिश्र धन कितना होगा, क्या वह एपी बनाएगा, ऐसे इसी को आप समझने का प्रयास करो। तो यहां लिखेंगे चूंकि पहले वर्ष का मिश्र धन, पहले वर्ष का मिश्र धन, मिश्र धन, मिश्र धन को हम सूत्र करते हैं ए से, अमाउंट हो जाएगा P इंटू में 1 प्लस R बटा 100 के पावर में कितना T। तो पहला वर्ष का मामला है तो ठीक ना, इधर हम लिख देते हैं P इंटू में 1 प्लस R बटा में कितना 100 के पावर में T, अमाउंट बराबर होता है, डायरेक्ट यहां मान पुट कर देगा, इस पर अच्छा रहेगा। तो P का मान कितना है बाबू 10,000 इंटू में 1 प्लस 8 बटा में कितना 100 के पावर में कितना होगा 1, ये पहले वर्ष का हो जाएगा। फिर लिखेंगे यहां पे, इसको हल नहीं कर रहे हैं हम, दूसरे वर्ष का मिश्र धन, दूसरे वर्ष का क्या बाबू मिश्र धन। तो दूसरे वर्ष का मिश्र धन जो होगा उसको आप इसको A1 कह दीजिए, ऐसे क्या कह दीजिए A2। तो आप बताइए 10,000 रहबे करेगा, फॉर्मूला खाली n का मान बदल जाएगा, 2 यहां पुट हो जाएगा, 10,000 इंटू में 1 प्लस 8 बटा में कितना 100 के पावर में कितना होगा 2। फिर करेंगे तीसरे वर्ष का मिश्र धन, तीसरे वर्ष का जब मिश्र धन का बात किया जाएगा तो उसको कहेंगे हम A3, बोलो बाबू, और यहां होगा 10,000 इंटू में 1 प्लस 8 बटा में 100 के पावर में कितना 3। आप मुझे बताइए क्या ये एपी में है, क्या इसका अंतर एक समान आएगा, नहीं आएगा, एकदम नहीं आएगा, किसी कीमत पर नहीं आएगा। यहां लिखेंगे चूंकि पहला में कितना हो रहा है 10,000 रुपया, दूसरा में कितना हो जाएगा 10,000 इंटू में 1 प्लस 8 बटा में कितना 100 के पावर में कितना, चाहे इसी को अगर लेते हैं मिश्र धन को ही लीजिए, पावर 1 कामा 10,000 इंटू में कितना होगा 1 प्लस 8 बटा 100 के पावर में कितना 2। फिर आ जाइए 10,000 इंटू में 1 प्लस 8 बटा 100 के पावर में कितना 3। आप सीधे कह दीजिए T2 माइनस में T1 डज नॉट इज इक्वल टू में T3 माइनस में T2। अगर आपको लग रहा होगा नहीं हमें हल करना चाहिए तो आपको भिन्न के जोड़ घटाव सब आता है, आप हल करेंगे, इतना और इतना का अंतर इतना और इतना के अंतर के बराबर कतई नहीं होगा। ठीक है, जब नहीं होगा तो कह देंगे अतः यह एपी में नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है, नोट करिए।
चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, ये तो कल हम बना दिए थे, लेकिन एक बार और आपको समझा देते हैं। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दिया है। इसके सॉल्व में जब जाइएगा देख कैसे बनेगा। ए का मान दिया है 10 और डी का मान दिया है कितना 10। बोल रहा है कि इसके 4 पद निकालिए, मतलब T1 निकालिए, तो T1 का काम ऑलरेडी ये करता है, ए का मान कितना होगा 10। T2 निकालिए तो T2 बराबर में ए प्लस डी फॉर्मूला बनता है, समझ गए हैं ना। ए का मान 10 और डी का मान 10, 10 10 कितना 20। फिर करेंगे हम T3, तो ए प्लस में कितना होगा 2D, बोलो ए का मान 10 प्लस में 2 गुणे डी का मान 10, 10 दूना 20 और 10 कितना होगा 30। उसके बाद बात करेंगे T4, यानी कि ए प्लस में कितना होगा 3D, ए का मान 10 प्लस में 3 गुणे डी का मान 10, 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30 और 30 और 10 कितना होगा 40। ये आपका सर निकल गया, 4 पद खत्म। ऐसे ही आपको इस सवाल को भी बना लेना है। कैसे बनाओगे देखो ध्यान से। ए का मान कितना है -2 और डी का मान कितना है 0। सबसे पहले आप T1 निकालेंगे जो कि ए के बराबर होगा। ए आपका दिया है -2, काम खत्म। T2 निकालने जाओगे तो ए प्लस में कितना होगा डी, ए का मान -2 और डी का मान 0, यानी कि -2 ये हो जाएगा। बताओ जी। फिर T3 निकालने जाओगे, ए प्लस में कितना होगा 2D, ए का मान कितना है -2 प्लस में 2 गुणे डी का मान 0, यानी कि -2 और प्लस 0, यानी सीधे कितना होगा -2। बोलो कोई दिक्कत। T4 निकालने जाओगे, ए प्लस कितना होगा 3D होगा, ए का मान है 10 नहीं -2 और प्लस में 3 गुणे डी का मान 0, यानी -2 और प्लस में 0 बराबर माइनस कितना 2। 4 गो पद हो गया, चारों पद एक समान आया है। इसके बीच का अंतर कितना होगा, प्रत्येक बार 0 होगा, एपी में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको भी वैसे ही बना सकते हो। सॉल्व में चलोगे, ए का मान कितना है 4, डी का मान कितना है -3, तो सर T1 निकालोगे तो T1 का काम कर रहा है ए काम कर रहा है 4। T2 का बात करें तो ए प्लस में कितना होगा बाबू डी, ए का मान 4 और प्लस डी का मान कितना है -3, तो यहां प्लस को माइनस कर देगा, 3 लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 1। उसके बाद बात करेंगे T3, ए प्लस में कितना होगा 2D, ए का मान है 4 और प्लस में 2 गुणे डी का मान -3, यानी कि 4, इसमें गुणा करेंगे तो प्लस माइनस 3 दूना 6, माइनस कितना हो जाएगा 2। उसके बाद बात करेंगे T4, ए प्लस में कितना बाबू 3D, ए का मान है 4 और प्लस में 3 डी का मान -3, यानी कि 4 और -3 तरीका 9, यानी कितना होगा -5। इस तरह से 4 पद आप निकाल के सामने आ चुका है। कोई दिक्कत है? इसको भी आप बना लोगे कि बना दे? अब आओ, ये भी है, ये भी हो जाएगा ना। दशमलव में डरने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही अपना जोड़ घटाव करते जाइए, निकलते जाएगा। तीसरा सवाल कहता है जी कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। ऑलरेडी यहाँ एपी में दिया हुआ है, आप इसमें ऐसे सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं। एपी दे देगा, कहेगा जी कि इसका सार ए और सार्वंतर होगा, चाहे सीधे कहेगा माइनस इसका सार्वंतर होगा, कितना होगा। तो यहाँ कहेंगे प्रथम पद ए बराबर में 3 और डी बराबर में होता है सार्वंतर, डी बराबर में T2 माइनस कितना बाबू T1, तो T2 कितना है 1, T1 कितना है 3, घटाएंगे कितना होगा -2, खत्म हो गया। बोलो। फिर इसका निकालोगे, ए का मान -5 और डी का मान कितना होगा, -1 में से 5 घटाओगे प्लस का 4, डी का मान कितना आएगा 4। माने ए का काम कर रहा है T1, प्रथम पद ए का काम कर रहा है -5 और डी का काम कर रहा है, डी का मान निकालो, डी बराबर में T2 माइनस में कितना बाबू T1, T2 कितना है -1 और माइनस T1 का काम कितना कर रहा है -5, यानी -1 और माइनस प्लस 5, एगो माइनस एगो प्लस घटेगा, 5 में से 1 जाएगा, कितना होगा 4। आपका आंसर डी हो गया, ये प्रथम पद हो गया, खत्म। बोलो, इसका भी वैसे ही बना लेना। ए बराबर में कितना होगा 1/3, डी बराबर में होगा T2 माइनस में कितना T1, T2 कितना है 5/3, T1 कितना है 1/3, हर समान है, 5 में से 1 जाएगा 4 कितना 3, डी हो गया, है प्रथम पद हो गया, खत्म। आ रहा है समझ में? ये सब सवाल आप बनाइए। इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद 0.6 और डी बराबर में हो जाएगा सीधे T2 माइनस में कितना बाबू T1। आप बताओ 1.7 माइनस में 0.6 घटाओ, कितना होगा 1.1, खत्म। इसको ऐसे कर लो, इसमें से सब एक ही बात आएगा, तो यहाँ सार्वंतर हो गया, ये प्रथम पद हो गया, खत्म कहानी। उसके बाद चौथा क्वेश्चन में आते हैं, तो बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एपी में है।
यदि कोई एपी में है तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। मैंने एक आगे का 3 और पद आपको लिखना है। तो आप मुझे बताइए इसका अंतर कितना है। जांच करने के लिए सीधे करिए T2 माइनस में T1 अब बराबर में T3 माइनस में कितना T2। तो यहां 4 माइनस में 2 बराबर में 8 माइनस में 4, हाई आएगा 2, हाई आएगा कितना 4। ये दोनों आपस में बराबर नहीं ना है, कह दीजिए अतः यह एपी में नहीं है। अतः यह एपी में नहीं है। एपी में नहीं है तो पद लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है। अगला सवाल देखो तो क्या कह रहा है, इसको बताना है कि एपी में है कि नहीं है। तो आप एक काम करो, डी ही निकालो ना बाबू, पता चल जाएगा। अच्छा ऐसे चेक करो तो क्या होगा, T2 माइनस में T1 बराबर में कितना T3 माइनस में T2। तो यहां होगा 5 बटा में 2 माइनस में 2, और यहां होगा 3 माइनस में 5 बटा कितना 2। बोलो T2 माइनस T1, T3 माइनस T2। यहां 2 दूना 4, 1 बटा कितना होगा 2, और यहां 3 दूना 6, 6 में से 5 जाएगा 1 बटा कितना 2। दोनों बराबर है। हाँ कह दो अतः यह एपी में है। अतः यह एपी में है। जब एपी में है तो सारा अंतर डी निकालिए। तो डी बराबर में T2 माइनस में कितना T1, यानी कि 5 बटा 2 माइनस में 2 मन 1 बटा कितना 2। क्लियर है। आगे का 4 गो पद लिखिए, आगे का 3 पद और लिखने हैं। तो T1 T2 T3 T4 दिया हुआ है, T4 दिया है ना। तो T5 आपको निकालना है, T6 निकालना है और T7 निकालना है। इसके आगे का 3 गो पद। तो किसी भी एपी के कोई भी पद निकाल सकते हैं, बशर्ते हमको ए और डी पता होना चाहिए। तो T5 निकालना है, T5 निकालना है। तो ए प्लस में क्या लिखाएगा बाबू 4D। ए का मान बताओ कितना है 2, अब प्लस में 4 गुणे डी का मान बताओ कितना है 1 बटा 2। अब कटा दो, 2 दूना 4, यानी कि 2 प्लस 2 एकम 2, 2 2 कितना होगा 4। उसके बाद तुम निकालोगे T6, तो ए प्लस में कितना होगा बाबू 5D। तो ए का मान बोलो कितना है 2, और यहां 5, अगर डी का मान कितना है 1 बटा 2। इस बार तो 5 2 से नहीं कटेगा ना, तो 2 प्लस 5 बटा 2 लिख दीजिए, और 2 दूना 4, 4 5 कितना 9 बटा 2। ये आपका हो गया। बोलिए उसके बाद कहा है अगला 3 पद में T7 तक जाना पड़ेगा। तो ए प्लस में कितना होगा बाबू 6D। ए का मान बता दो कितना है 2, और 6 गुणे डी का मान कितना है 1 बटा 2, 2 तिहाई कितना होगा 6। तो 2 प्लस में 3, 2 3 कितना हो जाएगा 5। ए आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, हो गया। अगर कोई एपी में होगा तो उसके आगे का 3 पद लिखना है, और एपी में नहीं होगा तो वहीं पे छोड़ देना है, काम खत्म। बुझाया। बनेगा ये सब सवाल कि बना लिए हो, सब बना लिया है। इसमें कुछ हमको लग रहा है कुछ लोग छोड़े होंगे। जो लोग भी छोड़े हो, आप पीछे जो भी अभी जो सवाल बनाए अगर वो भी छूटा हो तो आप जाके घर पे आज कंप्लीट कर लीजिएगा। जो कल क्वेश्चन फंसा होगा, इसमें जो डाउट में होगा उसको बताइएगा, उसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है। आपको चेक करना, आपको बनाना, हम लाइन बाय लाइन बनाएंगे, आपको विशेष फायदा नहीं होगा। ठीक है ना। आपको सिर्फ एक दिशा देखना है, ये चीज ऐसे होगा, करना आप सीखिए, तभी आप एग्जाम में बना पाओगे। हमारे बनाने से हमको फायदा होगा, आपको फायदा ज्यादा नहीं होगा। ज्यादा फायदा उठाना है तो इसी चीज को आप बनाइए। ठीक है। तो चैप्टर 5.1 हम समझ रहे हैं कि आज खत्म हो गया है। एक आधे का क्वेश्चन कोई बाकी आगे लगा होगा तो आप हमसे कल पूछ लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आज इतना ही रहने दीजिए।